up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानी। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह, अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है, पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है, ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है।
अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं, तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं। लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है। लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें हरजाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई हैं अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए, इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा? देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो आधी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा।
बिल्कुल। जगविंदर जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला है, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं, लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our presidents, I guess they are safe. We can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that... Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इस्राइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। IRGC और बासिल फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world.
नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान के सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if they run in people, we'll take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रिजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रिजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका It's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानी। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं जिन्हें न तो युद्ध में
जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान के भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है। अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है, लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में
मध्यस्थ की भूमिका निभाई, और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का, और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है, और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं उसमें हर्जाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई है अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी, और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए, इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो अभी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। जोगिंदर जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका, और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं, लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe.
we can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that. Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। IRGC और बासित फोर्स ने ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world. नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान की सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रिजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रिजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका
it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानिए। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह, अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है, पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है, ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है।
अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं, तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं। लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है। लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें हर्जाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई हैं अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए, इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो आधी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर
आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। जगविंदर जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं, लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe. We can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that... Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। आईआरजीसी और बासित फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world.
नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान के सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if they run in people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामेनी रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रिजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रिजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका It's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानी। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है।
ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है। अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है, लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये ऐलान किया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है
कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का, और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें हरजाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई हैं अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो आधी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। जगविंदर जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं, लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। बिल्कुल। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe.
we can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that... Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। IRGC और बासित फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world. नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान के सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे UN और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामनेई रजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका
up to the Iranian people to show that to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानिए। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है।
अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं, तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं। लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है। लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें हरजाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई हैं अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए, इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा? देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो अभी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा।
बिल्कुल। जगविंदर जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है। लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं। लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। बिल्कुल। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe. We can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if they run in people will take advantage of the conditions that. Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। आईआरजीसी और बासिल फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world.
नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान की सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if they run in people, we'll take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामेनी रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रिजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रिजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका It's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानी। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं जिन्हें न तो युद्ध में
जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों को लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ उदाहरण से इसके बारे में जानकारी देते हैं। साल 1955 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए, लाखों टन बम गिराए गए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, बल्कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। साल 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम वहां पर चेंज हो पाई थी। साल 2010 में अमेरिका और नाटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का पैटर्न हिस्टोरिकल है। खामेनी रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन गिरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ यकीनन भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत वहां पर हो सकती है। अगर ईरान के धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई के खिलाफ हो जाएं तो भी रिजीम चेंज के चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को बखूबी पता है। जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। युद्ध खत्म करने की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय की है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है और अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 अप्रैल को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से, महायुद्ध के बीच से, जिसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से असीमित हो चुकी है इसकी समय सीमा, उन सब के बीच अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। और बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध खत्म करने की तारीख अमेरिका ने तय की है, लेकिन इसके पीछे बुनियाद क्या है? क्या वो समझौते का रास्ता होगा या एक तरफा युद्ध खत्म होगा? और क्या ईरान इस वक्त युद्ध खत्म करने पर सहमत होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आज ही ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि जो शैतान है वो युद्ध से पीछे हट रहा है। ट्रंप डर गए हैं। ईरान किसी भी तरीके की मध्यस्थता वाली बात से फिलहाल इनकार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा ऐलान आया है वो ये है कि 9 तारीख को अमेरिका युद्ध खत्म करेगा, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, ये जो ऐलान हुआ है ये क्या है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अमेरिका ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर की है और नेगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ईरान के एक टॉप अधिकारी ने विदेशी मीडिया से एक मैसेज के जरिए इस बात को माना है कि मिस्र और तुर्की ने इन दोनों देशों के बीच में
मध्यस्थ की भूमिका निभाई, और जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मैसेज एक्सचेंज हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, उसमें मिस्र और तुर्की थे। हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है और 15 पॉइंट्स पर नेगोशिएशंस होना है। इसमें से जो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अवधेश, वो ये है कि मुआवजा कौन देगा अटैक करने का, और दोबारा कभी ईरान के प्रति कोई इस तरह का एग्रेशन अमेरिका या इजराइल नहीं दिखाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें, मुआवजा और गारंटी, ये 2 चीजें ईरान जो है इन पर अड़ा हुआ है और इन पर कोई सहमति नहीं बनी है कि इतना मुआवजा कौन सा देश देगा या कौन से देश देंगे मिलके, ये तय नहीं हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें, डेट, जिन 2 देशों ने भूमिका निभाई, जो वेन्यू है, और प्लस जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें हरजाना और आगे से इस तरह के एग्रेशन की बात जो है, ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें निकलकर सामने आई हैं अमेरिका और ईरान के इस पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट और बात है, वो ये है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने इन नेगोशिएशंस के बारे में जानकारी दे दी थी, और जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने नेतन्याहू से चर्चा की है। यानी देखिए इजराइल को कैसे किनारे पर रखकर अमेरिका ने अभी नेगोशिएशन शुरू की है। अब नेतन्याहू अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बिल्कुल। क्या ये भी मान सकते हैं कि जिन 2 शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, उन 2 शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो 9 अप्रैल की जो तारीख मुकर्रर की गई है टल भी सकती है? इन पर निर्भर होगा कि 9 को युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। देखिए, वो दोनों शर्तें ऐसी हैं, ईरान उनके बिना मान ही नहीं सकता। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग उसकी तोड़ी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और उसमें बिना किसी एग्रेशन के उस पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन दुनिया मान रही है, तो ऐसे में हर्जाना तो उसको देना पड़ेगा। अब ये कैसे देते हैं, नेटो देश तय करते हैं, अमेरिका और इजराइल तय करते हैं, या इन नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, इसके बिना ईरान मान ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो आधी लड़ाई उसने लड़ी है 24 दिन की, इसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ये हालात जैसे पिछले साल जून महीने में बने थे, इस बार फिर से अब ये फरवरी के महीने में शुरू हो गए, ये अगले साल या 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद फिर दोबारा ना बने, इस बात की गारंटी वो लेगा। इन 2 शर्तों के बिना वो नेगोशिएशन टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगा या पूरी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। जगविंदर जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, ईरान तो अभी किसी तरीके की वार्ता से भी इनकार कर रहा है। ईरान ये भी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, इसलिए वो बातचीत की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन बयानबाजियों के बीच में जो वार्ता प्रस्तावित मानी जा रही है पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो वार्ता हो पाएगी? उसकी स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल? अभी तक तो दिख रही हैं। देखिए, ईरान के एक उच्च अधिकारी ने फॉरेन मीडिया से इस बात को स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मिस्र और तुर्की की भूमिका से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज हुए। उसी के बाद ये डेवलपमेंट आया कि 5 दिन के लिए जो असॉल्ट था, अमेरिका ने उसको रोका, जो मरीन भेजे जा रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अगले 3-4 दिन में ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होने वाला, वो रुका। और चंद घंटे के अंदर ट्रंप जो है वो जिस तरह से पलटी मारते हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन रोका, और उसके बाद पाकिस्तान एग्रेसिवली आगे आया कि वो मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान ने झूठ बोला था। असल में ईरानी अधिकारियों ने ये माना कि मिस्र और तुर्की की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैसेज एक्सचेंज किए हैं, लेकिन वेन्यू क्योंकि पाकिस्तान का रखा गया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की बात हुई है, जाहिर सी बात है इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ही हुई होगी, तो उस चीज को लेकर जो है ये सारी कड़ियां परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन अब नेगोशिएशन के पॉइंट क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि 9 अप्रैल को इसे विधिवत रूप से खत्म कर दिया जाएगा। अगर नेगोशिएशन सिरे चढ़ जाती है तो 9 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है अमेरिका की तरफ। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe.
we can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that... Talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। यह दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार उनकी ओर से इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कैसे लगा है इजराइल और अमेरिका को जोर का झटका, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजिम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजिम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। IRGC और बासित फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world. नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजिम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान की सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजिम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। लोग रिजीम से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों से लोगों के भीतर गुस्सा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देगा, लेकिन अब तो इजराइल और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि रिजीम गिरने की बजाय मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। अमेरिका
up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजिम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानिए। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजिम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजिम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजिम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह, अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है, पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है, ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजिम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore.